मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और अब जो है आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जितनी भी वनडे एग्ज़ाम हो रही हैं तो उसको ध्यान में रख कर थोड़ा सा हम अपनी तैयारियों का पैटर्न अब चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास कॉन्सेप्चुअल भी होगी और फिर फैक्ट बेसिस पे दोनों स्तर पे हमको काम करना होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अब नया सेशन स्टार्ट किया। अब हम फैक्ट बेसिस क्लास ले रहे हैं और जो है आज हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश एक सामान्य परिचय। तो उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे तो अब हम उसका आज से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीके मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़ याद रखिएगा कि फैक्टों को याद करने का भी अपना एक तरीका होता है। ये नहीं कि बस बैठ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो फैक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, उसको डाइजेस्ट करने का अपना एक तरीका होता है, रीड करने का अपना एक तरीका होता है। आपने सुना होगा चिंतन, मनन, स्वाध्याय और तदुपरांत पुनरावृत्ति। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हम कैसे हमको फैक्ट याद करना है, किस तरीके से फैक्ट हमारे दिमाग में आएंगे, हम उसको लंबे समय तक रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, उसको मेमोराइज कैसे कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आप ऐसे तरीके ढूंढो, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे मैंने यहाँ दिखाया है ना। इस तरीके से हम जो है एक पॉइंट पकड़ते हैं, वहाँ से हम एक बिंदु पकड़ के उसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो हम उसके पॉइंट को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। और हर दिन हम जो है हम फैक्ट वाइज क्लास भी लेंगे और बीच बीच में जो है फिर कॉन्सेप्ट आधारित क्लास भी हमारी संपन्न होगी। ठीक है, तो आज हम जो है हमारे मध्य प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमने एक यहाँ सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल ड्रॉ करके हमने उसके सारे पॉइंटों को हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। तो यहाँ पे देखिए बात क्या लिखी हुई है कि ये है मध्य प्रदेश आपका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये नाम किसने दिया था? हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं और इसका जो नामकरण है वो हमारे चाचा नेहरू ने किया था। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ से अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है, मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 308,252 वर्ग किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। अगर हम उसका प्रतिशत के हिसाब से देखें पूरे भारत में, अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का प्रतिशत देखें तो पूरे भारत का 9.38% जो है क्षेत्रफल वो मध्य प्रदेश के पास में है। ठीक है, फिर यहीं से देखिए पॉइंट निकलता है कि जो नर्मदा है वो हमारी क्या है? राजकीय नदी है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं, जनजातीय प्रदेश भी कहते हैं, लघु भारत भी कहते हैं, मध्य भारत भी कहते हैं, बाघ प्रदेश भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी इसको कहते हैं। ठीक है, फिर कितने राज्यों से घिरा है ये? 5 राज्यों से घिरा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। 14 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिससे होकर क्या जाती हैं? आपकी कर्क रेखा जाती है। ठीक है, इसका कोड मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर आगे भी मैं आपको यहाँ एक बार और बता दूंगा। ठीक है, तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो है मध्य प्रदेश के जो है 14 जिले ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान एक अभिशाप की तरह होता है। तो जब भी आप कोई वीडियो देखें, ठीक है, मेरा ही नहीं किसी का भी आप वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें। ठीक है, और मेरे साथ फिलहाल अभी आप अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पॉइंट देख लिया कि मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश है, 1 नवंबर 1956 को स्थापना होती है, 308,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, ऐसे पॉइंट हम निकालते जा रहे हैं, है ना। फिर पूरे क्षेत्रफल कितना है इसका? 9.38% इसका
क्षेत्रफल है पूरे भारत का, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है। 5 राज्यों से घिरा है, 14 जिले हैं, है ना। और जो है 82.5 अंश सिंगरौली से जो है होकर गुजरता है, ठीक है। जो भारत का मध्यमान समय है 82.5 अंश, वो कहाँ से गुजरता है आपका, कहाँ से गुजरता है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ से और, तो मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और कब से है ये ऐसा, 2000 हाँ, मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के मामले में जो है सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्षेत्रफल के मामले में सेकंड नंबर पे। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से 2014 से ही जो है मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे आ गया, 5वें नंबर में। इससे पहले जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी वो 7वें नंबर पे थी। कब कब के पहले, 2014 के पहले। अगर मध्य प्रदेश का अगर हम बात करते कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो वो 7वां स्थान है। लेकिन 2014 से ही इसको 5वां स्थान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। फिर यहीं से हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है लिली, राजकीय फल जो है वो है आम, राजकीय जो नृत्य है वो है राई, ठीक है। जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज, राजकीय पशु कौन है, बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चीज़ों को, है ना, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष, इन तीनों को 1 नवंबर 1981 में जो है इनको घोषित किया गया, ठीक है। कब, 1 नवंबर 1981 को राजकीय पक्षी, राजकीय पशु और राजकीय वृक्ष, इन तीनों को जो है मध्य प्रदेश का जो है राजकीय घोषित किया गया, ठीक है। फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया का मतलब सोने वाला नहीं, सोया मतलब यहाँ पे हमारा मतलब है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम आप लोग याद रखेंगे, उसको ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं। ग्लाइसिन मैक्स क्या कहा जाता है, इसको ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या, सोयाबीन का मतलब उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। उसी प्रकार से दूधराज को शाह बुलबुल के भी नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, ठीक है। इसको वैज्ञानिक नाम जो है इसका पैराडाइज फ्लाईकेचर है, ठीक है। बारहसिंगा जो है बारहसिंगा पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली में पाया जाता है, और इसकी जो है ब्रेडरी नाम की जो प्रजाति है वो पूरे वर्ल्ड में हमारे मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली में पाई जाती है। इसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। फिर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश की राजकीय जो फसल है वो सोयाबीन है। राजकीय मछली की हम लोग बात करें तो वो महासीर है, महासीर नामक मछली है, ठीक है। फिर राजकीय खेल जो है मलखंभ है, और ठीक है, मलखंभ है। और राजकीय जो नाट्य है वो क्या है, माछ है। नाट्य अलग होता है और नृत्य अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जब भी पूछेगा राजकीय नृत्य तो राई नृत्य है, और नाट्य पूछेगा मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य तो वो है माछ, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। इसको हमेशा याद रखें आप लोग। उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की संख्या जो है वो है 230। मध्य प्रदेश में विधानसभा कितनी है, 230 है। मध्य प्रदेश में जो टोटल लोकसभा हैं वो 29 लोकसभा हैं, और मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 11। तो 230 हो गई आपकी विधानसभा, 29 आपकी जो है वो हो गई लोकसभा, और 11 आपकी हो गई राज्यसभा। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश में जो है एक राजनीतिक परिदृश्य हमको देखने को मिलता है, सीटों का बंटवारा देखने को मिलता है विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का। हालांकि 230 प्लस 1 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर एक सीट जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए रहती है। राज्यपाल चाहे तो उसको मनोनीत कर सकता है, ठीक है, और राज्यपाल के स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग आते हैं, तो ये सारी बातें
देख लिया आपने मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही हमने सारे पॉइंटों को निकाल लिया। और कैसे पढ़ना है देखिए, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है कि हमने चीज़ों को सेंटर में रखा और यहाँ से पॉइंट वाइज हमने चीज़ों को किया, और एक एक करके आप जब ऐसा बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। तो जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसको इसी तरीके से पढ़ा करो। इसको कहा जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, कि हमने एक बिंदु पकड़ा, उस बिंदु से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने उसको लिख लिया। ठीक है, तो वैसा करने से जो है एक सामान्य पढ़ने की तुलना में इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मैंने सारी बातें आपको बता दी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से देखिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में टोटल जिले थे 43 और संभाग थे 9। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और कितने संभाग थे, 9 संभाग थे। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 45 और संभाग उस समय थे 9, संभाग उस समय 9 ही थे। ठीक है, 1972 में जो है भोपाल जो है राजनांदगांव 2 नए जिले बने। 1972 में 2 नए जिले बने, एक तो भोपाल और एक राजनांदगांव। भोपाल वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है और राजनांदगांव वर्तमान में जो है वो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और 1 नवंबर 2000 को ही मध्य प्रदेश का हमको वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है, क्योंकि इसी दिन जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक दूसरे से क्या हुए थे, अलग हुए थे। ठीक है, अगर हम मध्य प्रदेश का अगर विस्तार बात करें, अक्षांशीय विस्तार और उसका देशांतरी विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार जो है वो 21 अंश 6 मिनट से 26 अंश 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो 21 अंश 6 मिनट से 26 अंश 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और अगर हम इसका जो है पूर्वी देशांतर में देखें तो 74 अंश 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 अंश 48 मिनट पूर्वी देशांतर, ये मध्य प्रदेश का जो है अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद में रखनी पड़ेंगी। 1 नवंबर 1956 में 43 जिले 9 संभाग, 1 नवंबर 2000 को 45 जिले 9 संभाग। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में जो है कितने ज़िले हैं, 52 जिले हैं। कितने ज़िले हैं, 52 जिले हैं। हालांकि 3 जिले प्रस्तावित हुए थे, नागदा, ठीक है, जो कि उज्जैन से अलग होकर बनने वाला था, चाचौड़ा जो कि गुना से अलग होकर बनने वाला था, और सतना जो कि मैहर जो कि सतना से होकर अलग होकर बनने वाला था। ठीक है, इस तरीके से 3 जिले प्रस्तावित थे। कब, जब कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब अर्थात कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब। ठीक है, तब उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आई तो फिलहाल ये ठंडे बस्ते में चला गया है। ठीक है, पता नहीं बनता है नहीं बनता, वो गवर्नमेंट की मंशा पर डिपेंड करता है। तो इसको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ने का तरीका बनाइए कि ऐसा पॉइंट निकाल के जो है आप पढ़ें, तो शायद हो सकता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हों। ठीक है, फैक्ट पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। ठीक है, तो उसको हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरीके से पढ़ें तो शायद हो सकता है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले इस चीज़ का। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फिर देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूं और धान, क्योंकि ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ गेहूं और धान ही ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है, तो बालाघाट को जो है धान नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और गेहूं के लिए जो हमारा मालवा का क्षेत्र है वो बहुत फेमस क्षेत्र है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना, उस समय उसकी राजधानी क्या थी, भोपाल। क्या राजधानी थी, भोपाल। भोपाल उस समय जिला नहीं बना था। ठीक है, वो क्या था कि सिरोंज नामक क्षेत्र है उसकी एक क्या हुआ करती थी, ये तहसील थी। ठीक है, सिरोंज की क्या थी, एक तहसील, जिसे 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो इसे 84वें संविधान संशोधन के तहत इसका क्या किया गया, इसका विभाजन किया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि किस संविधान के तहत जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, तो वो है 84वां संविधान संशोधन 84, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है,
इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, इधर देखिए, अगर हम लोग बात करें, जैसे ये मैप, जब भी आप मैप पढ़ें, चाहे वो भारत का हो, मध्य प्रदेश का हो, विश्व का हो, या किसी भी अन्य स्टेट का या किसी भी क्षेत्र का नक्शा हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होनी चाहिए, दिशाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। देखिए सबसे ऊपर जो है ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, मतलब ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ठीक है, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम। तो इस तरीके से आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए हमारा मध्य प्रदेश है ना, तो अगर हम लोग बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है, तो ये है मुरैना, ठीक है, क्या है, मुरैना। फिर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी अगर जिला की हम बात करें तो ये है अलीराजपुर, ठीक है। अगर हम मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो वो है बुरहानपुर, और हम मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो वो है सिंगरौली। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरीके से आपको याद में रखना है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो मुरैना, सबसे पूर्वी पश्चिमी जिला अलीराजपुर, सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, और सबसे दक्षिणी जिला वो है बुरहानपुर, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिमी जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है, मतलब मध्य प्रदेश की जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर, और उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है मध्य प्रदेश की वो है 605 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश का जो है किलोमीटर में मध्य प्रदेश का कितना विस्तार है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से इसको हम मिटा देते हैं। फिर देखिए अगर आपसे पूछता है कि कितने जिले मतलब कितने राज्य छू रहे हैं मध्य प्रदेश, कितने राज्यों की सीमा को छूता है, तो 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान, तीसरा जो है गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, और 5वें नंबर पे आपका छत्तीसगढ़। तो कुल मिला के कितने ज़िले हैं, 5 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा को मध्य प्रदेश छूता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है 13/13, तो मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं, और उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो 13/13 ये हमने कर लिया। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है राजस्थान 10/10, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के 10 जिले जो हैं वो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, और राजस्थान के 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे कि जो आपका जो इधर हो गया, सॉरी गुजरात है ना, यहाँ गुजरात लिखना था, ये हो गया आपका गुजरात। तो जो गुजरात है, तो गुजरात का क्या है, 2/2, मतलब गुजरात के 2 ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, और मध्य प्रदेश के 2 ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात को टच करते हैं, जिसमें अलीराजपुर और धार शामिल हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। फिर अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र, 9/9 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के 9 ज़िले जो हैं वो किसको छू रहे हैं, महाराष्ट्र को छू रहे हैं, और महाराष्ट्र के 9 ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से टच हो रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखें, थोड़ा सा चेंज सिर्फ यहीं आपको मिलेगा, वो है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे लिखा है 6/7, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश के 6 ज़िले छत्तीसगढ़ को छू रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के 7 ज़िले मध्य प्रदेश की सीमा को टच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि मध्य प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण जो है वो 605 किलोमीटर है। उसी तरह अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो लंबाई है वो उत्तर से दक्षिण जो है वो है 3200 किलोमीटर। कितना,
3200 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो टोटल लंबाई है वो है कितनी, 2900 किलोमीटर। तो थोड़ा सा इस टाइप का मैपिंग या इस टाइप से आप पढ़ो तो आपको शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होंगी, है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि शायद इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है, और मध्य प्रदेश सबसे कम सीमा जो बनाता है वो गुजरात के साथ में बनाता है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ में, और मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, गुजरात के साथ में। सिर्फ गुजरात के साथ में सिर्फ 2 ही ज़िले ऐसे हैं जो टच करते हैं, एक धार और एक अलीराजपुर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद में अब देखेंगे हम थोड़ा सा कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखो 1998 में मध्य प्रदेश में जो है टोटल कितने ज़िले बने थे, 7 ज़िले बने थे। इसको हमने 4-3 करके क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 2 अलग अलग 1998 में ही बने थे। एक जो है मई के महीने में 4 ज़िले अलग हुए, और जून के महीने में 3 ज़िले अलग हुए, ठीक है। मतलब 3 ज़िले बने, तो 4 और 3 टोटल मिला के कितने हो गए, 7। मतलब 1998 में टोटल कितने ज़िले बने मध्य प्रदेश के अंदर, 7 ज़िले, ठीक है। और किसके रिकमेंडेशन पे बने ये, दवे समिति, ठीक है। कौन सी समिति थी, 1998 में दवे समिति बनी, और दवे समिति की रिकमेंडेशन पे 1998 में कितने ज़िले बने, 4-3 7, ठीक है। एक मई के महीने में और एक जून के महीने। मई के महीने में 4 ज़िले बने और जून के महीने में 3 ज़िले बने, ठीक है। इस तरीके से 4-3 7, ठीक है। तो वो ज़िले कौन कौन से थे, उनको कैसे याद करेंगे। 1998 में जो टोटल 7 ज़िले बने हैं उनके लिए देखो हमने एक कोड बनाया है, बड़ी डंडी नीम की। यहाँ देखो ये कोड है, बड़ी डंडी नीम की सेव काटो हर उम्र, ठीक है। बड़ी डंडी नीम की सेव काटो हर उम्र। तो बड़ी से हो गया बड़वानी, डंडी से डिंडोरी, नीम से नीमच। यहाँ की का कोई मतलब नहीं, की को बिल्कुल काट देना। सेव से सेवपुर, काटो से कटनी, हर से हरदा, और उम्र से उमरिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 1998 में जो 7 ज़िले बने थे उसको हमने इस कोड से याद कर लिया, ठीक है। फिर 2003 में कितने ज़िले बने, 3 ज़िले, ठीक है। कितने ज़िले बने, 3 ज़िले बने। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो एक बाप था उसके 3 बेटे हुए, ठीक है। एक हो गया अशोक, एक अनूप, और तीसरा सत्यानाशी पैदा हो गया तो उसका नाम रख दिया उसने बुरा, ठीक है। अशोक, अनूप और बुरा। तो अशोक से अशोकनगर, अनूप से अनूपपुर, और बुरा से बुरहानपुर, ठीक है। तो 2003 में एक बाप की 3 औलादें पैदा हुई, अशोक, अनूप और बुरा। अशोक से अशोकनगर, अनूप से अनूपपुर, और बुरा से बुरहानपुर, ठीक है। 2003 की बात। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर 17 मई 2008, ठीक, 17 मई 2008 को जो है झाबुआ बना, ठीक है। तो ये किससे अलग होकर बना, अलीराजपुर से, ठीक है। 17 मई 2008 को अलीराजपुर, ठीक है। झाबुआ से अलग होकर क्या बना, अलीराजपुर बना, ठीक है। झाबुआ से अलग होकर क्या बना, अलीराजपुर बना। और 24 मई को सीधी से अलग होकर क्या बना, सिंगरौली बना। तो मतलब 17 मई और 24 मई 2008 को 2 नए ज़िले और अस्तित्व में आ गए। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ, और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली अलग हुआ, ठीक है। तो सिंगरौली बाद में बना, है ना, 24 मई को। उसी बाद फिर देखिए 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से जो है आगर मालवा, ठीक। और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी अलग होकर बना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। जितने फैक्ट आपको बताए गए हैं सारे फैक्ट जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और मैंने आपको तरीके भी बताए हैं कि किस तरीके से याद करना है, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना। तो फैक्ट को याद करने का भी एक तरीका होता है, और कैसे याद करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब हर दिन हम इस तरीके से जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और हम फैक्ट ओरिएंटेड
काम करेंगे, क्योंकि अब हमको मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो भी एग्ज़ामें हैं, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, इवन एमपीपीएससी भी हो, तो उसको ध्यान में रखकर अब हमको अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं जो है इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, और चीज़ों को रिकॉल करते रहिए, तभी आपका काम चलेगा। ठीक है, पढ़ने के तरीके चेंज कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको अपने पढ़ने के तरीकों में भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर